टॉप 2 पर्पस जो कि हर फॉर प्रॉफिट कंपनी के होते हैं कि वो ज़्यादा से वैल्यू पॉसिबल प्रोवाइड करे और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी लेके आए। कुछ कंपनियां काफ़ी अच्छी होती है प्रोवाइड करने में वैल्यूज़ को, जहीं पे कुछ और जो होती है जनरेटिंग प्रॉफिट्स में काफ़ी अच्छी होती है। मगर कुछ ही कंपनियां ऐसी होती है जो कि दोनों के बीच में बैलेंस बनाती हो। एक कंपनी ने मैनेज कर लिया इन सारी चीज़ों को करना। वीज़ा जनरली जो है रिटेलर होता है जो कि क्रेडिट कार्ड का और डेबिट कार्ड की फ़ीस पे करता है, तो ज़्यादातर कस्टमर्स को कोई भी दिक्कत नहीं होती। उन्हीं के लिए जो भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है काफ़ी कन्वीनियंट होता है कैश और चेंज कैरी करने से। मगर सेलर्स के लिए ज़्यादातर 1 से 3% प्रोसेसिंग फ़ीस एक्सेप्टेबल इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि अगर वो कार्ड एक्सपेक्ट करेंगे तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आएगा। अब मेरा मतलब आप समझ लीजिए, अगर ऑनलाइन सेल्स कहाँ पर होती है अगर आज कार्ड्स नहीं होते तो। दूसरी साइड पे कॉइन में वीज़ा जो है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उन्हें काफ़ी खुशी भी होती है कि उन्हें हर ट्रांजैक्शन पे एक फ़ीस मिल जाती है छोटी सी। और इसी की वजह से, क्योंकि अमेरिकन 6.7 ट्रिलियन डॉलर्स खर्च करते हैं क्रेडिट्स और डेबिट कार्ड में 2019 की रिपोर्ट में, तो जो 60% जो है उसका वीज़ा से हुआ था। काफ़ी सारा रेवेन्यू लेने के साथ ही वीज़ा के पास जीरो कॉग्स है या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसका मतलब ये है कि उनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 100% है। अगर आप अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और टैक्सेस को हटा दोगे फिर भी वीज़ा जो है 51% अपना रेवेन्यू को नेट प्रॉफिट ले आता है। तो यहाँ है कहानी मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी इन द वर्ल्ड की। अगर थोड़ा पीछे जाए तो वीज़ा का ओरिजिन हमें काफ़ी पीछे 1956 में बैंक ऑफ अमेरिका ले जाता है। उस समय क्रेडिट कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे मिडिल क्लास अमेरिकन्स में, मगर सिस्टम जो था सेंट्रलाइज्ड या स्ट्रीमलाइंड नहीं था। इसकी वजह से मर्चेंट्स को अगर खुद के कार्ड इशू करने पड़ते थे, जिसकी वजह से उनके स्टोर पे परचेज कर लेते थे लोग और महीने के आखिर में पे कर देते थे। मगर प्रॉब्लम ये थी हर कार्ड से, क्योंकि उन्हें उसी मर्चेंट को पे कर सकते थे और हर जगह उन्हें कार्ड लेके घूमना पड़ता था जहाँ पे भी उन्हें ख़रीद करनी हो। इसी की वजह से हर महीने के आखिर में उन्हें बहुत सारे बिल्स पे करने पड़ते थे। ये सिचुएशन थी वो सेम थी आज की तरह, क्योंकि आज भी लोग बहुत सारे ग्रोसरीज, ट्रैवल और गैस के लिए अपने कार्ड्स के पॉइंट्स बढ़ाने के लिए अलग अलग रखते हैं। मगर थ्योरेटिकली लोग जो थे वो सिर्फ 1 या 2 क्रेडिट कार्ड से बच जाते थे अगर वो चाहते तो। मगर 1950 में ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बहुत सारे छोटे बैंक्स थे, उन्होंने काफ़ी सारे ऑलराउंडर क्रेडिट कार्ड्स बनाए थे, मगर क्योंकि उनका कस्टमर बेस छोटा था उन्होंने कभी भी ज़्यादा स्टीम नहीं पकड़ी। और वहीं पे जोसेफ पी विलियम्स जो कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट लीडर थे बैंक ऑफ अमेरिका में, उन्होंने सजेस्ट किया कि क्रेडिट कार्ड बनाया जाए। एग्जीक्यूटिव्स हालांकि इतने कन्विंस नहीं थे, मगर फिर भी क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अमेरिकन जो सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करेंगे और मर्चेंट्स जो है इसके अगेंस्ट फाइट बैक करेंगे। मगर थोड़ा कन्विंस करने के बाद जोसेफ ने अप्रूवल ले लिया सॉफ्ट लॉन्च के लिए फ्रेंसो कैलिफोर्निया में। एग्जीक्यूटिव्स को ऐसा लगा कि फ्रेंसो जो था बहुत बड़ा था उनके सिस्टम्स को ट्राई देने के लिए, मगर इतना छोटा भी था कि अगर चीज़ें ख़राब भी हो जाए तो कंपनी का बहुत ज़्यादा पैसा नहीं जाएगा। एक और चीज़ नोट करने वाली ये है कि बैंक ऑफ अमेरिका का 45% मार्केट शेयर था फ्रेंसो में, तो अगर उनके पास वैसे ही बहुत सारे कार्ड्स थे अपने फेवर में, इसीलिए 18 सितंबर 1958 को बैंक ऑफ अमेरिका ने अपना बैंक अमेरिका कार्ड लॉन्च किया 65,000 कार्ड्स फ्रेंसो के रेजिडेंट्स को शिप करके। फ्रेस्नो में हुआ लॉन्च काफ़ी अच्छा गया और इसके बाद बैंक ऑफ अमेरिका काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहा था प्रोग्राम को एक्सपेंड करने में। मगर तब तक अफवाह ये थी कि एक और दूसरा बैंक अपना खुद का क्रेडिट कार्ड सैन फ्रांसिस्को में लॉन्च करने वाला है, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को बैंक ऑफ अमेरिका का होम मार्केट था। इसी की वजह से वो किसी भी कॉम्पिटिटर को उन्हें हटाने नहीं दे सकते थे। बैंक ऑफ अमेरिका ने बैंक अमेरिका कार्ड को और ज़्यादा देना शुरू कर दिया। इसी के बाद मार्च ऑफ 1959 में उन्होंने कार्ड सैन फ्रांसिस्को और सैक्रामेंटो में भी दिए। जून में उन्होंने लॉस एंजलिस को ऐड किया और अक्टूबर तक उन्होंने 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स इशू कर दिए थे। पॉपुलैरिटी के मामले में बैंक अमेरिका कार्ड जो था वो सक्सेस था, क्योंकि 20,000 मर्चेंट्स ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया था। और इसी के साथ साथ मीडिया और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो बैंक अमेरिका कार्ड इतना सही नहीं था, क्योंकि जोसेफ ने काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया था नंबर ऑफ लोगों को जो कि एडवांटेज लेंगे इस सर्विस का। जोसेफ ने सोचा था कि 4% अकाउंट ही इन्हें लेंगे, मगर एक्चुअल नंबर 22% में आया। इसी वजह से बैंक अमेरिका कार्ड्स जो थे वो परफेक्ट टूल थे फ्रॉडस्टर्स के लिए, जिसकी वजह से क्रेडिट कार्ड फ्रॉड बढ़ा। क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका ने इस के बारे में सोचा था, उनकी टर्म्स ऑफ सर्विस में भी ये लिखा था कि कस्टमर्स खुद जिम्मेदार होंगे फ्रॉड्स के लिए। इसी की वजह से जो मीडिया थी और पॉलिटिशियंस थे उन्होंने क्या किया कि उसके रेपुटेशन को ख़त्म कर दिया इस बात को कह के कि बैंक अमेरिका कार्ड के कार्ड स्पैम है। इसकी वजह से 1960 में जो था बैंक अमेरिका कार्ड ने $20 मिलियन के लॉसेस उठाए और जोसेफ जो थे अपना
रिज़ाइन कर दिया उन्होंने। बैंक ऑफ अमेरिका हालांकि इस चीज़ को करने में बैठा था कि उन्हें कार्ड अच्छा करना है, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कितना जल्दी मर्चेंट्स और कस्टमर्स अडॉप्ट कर रहे हैं सिस्टम को, और उन्हें पता था कि उनके पास काफ़ी बड़ी चीज़ है अपने हाथों में। बैंक ऑफ अमेरिका ने एक अपॉलॉजी दी अपने 3 मिलियन कस्टमर्स को, और उन्होंने रखा उनको अपने पास, और 1961 की मई में वो प्रॉफिटेबल हो गए। मगर बैंक ऑफ अमेरिका ने इस बारे में कोई भी बात नहीं करी। इसकी वजह से जो मीडिया थी वो बैंक अमेरिका को फ्रॉडस्टर्स का टूल बताने लगी, और इसकी वजह से कॉम्पिटिटर्स भी डरने लगे इस बात से। मगर ये स्ट्रेटजी कुछ सालों तक काम आई, मगर 1966 में ये क्लियर था कि बैंक अमेरिका तो काफ़ी ज़्यादा पैसे बना रहा है इस चीज़ से। शुरुआत में बैंक अमेरिका जो था सिर्फ कैलिफोर्निया में सीमित था, क्योंकि फेडरल लॉज ने उन्हें बैंक ऑफ अमेरिका को डायरेक्टली एक्सपेंड करने में बाकी स्टेट से रोक रखा था। मगर उन्होंने कॉम्पिटिटर का जो मास्टर चार्ज था उन्होंने एक तरीका निकाल लिया था, क्योंकि मास्टर चार्ज ने एक अलायंस बनाया था बहुत सारे रीजनल बैंक्स के साथ, जो कि फेडरल लॉज के अलग के साथ आता था। इसी के वजह से ही देखते हुए बैंक ऑफ अमेरिका ने डिसाइड किया कि वो भी सेम चीज़ करेंगे, और क्योंकि उनकी ब्रांड पावर अच्छी थी, स्ट्रेटजी काफ़ी पावरफुल हुई, और 1966 में बैंक ऑफ अमेरिका ने साइन करना शुरू किए लाइसेंस एग्रीमेंट्स बैंक के साथ जो कि स्टेट से बाहर थे। मगर जैसे एक और फेडरल हर्डल के बीच में आए, क्योंकि 1970 में फेडरल गवर्नमेंट ने बैंक्स को अमेरिकन को अनचाहे क्रेडिट कार्ड्स देने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से बैंक ऑफ अमेरिका सिर्फ लोगों को कार्ड नहीं बेच सकता था ये सोच के कि लोग ले ही लेंगे उससे। मगर उनकी बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं थी, वो प्रॉब्लम बड़ी कॉम्पिटिटर्स के लिए थी, क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका ने पहले 100 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स दे दिए थे जब तक ये लॉ आया। इसकी वजह से जो कंपटीशन था उसको दिक्कत आई, और इसी बीच बैंक ऑफ अमेरिका ने इस अपॉर्चुनिटी को लिया, इसलिए इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी किया। 1968 से 1977 के बीच में बैंक ऑफ अमेरिका ने अलायंस जो थी कैनेडियन बैंक्स के साथ, जो कि क्रेडिट कार्ड चार्जेस को इशू किया के साथ कोलैब किया। सिमिलरली उन्होंने कार्टे ब्लू को फ्रांस में लाए, इसी के साथ साथ बहुत सारे ऑप्शंस जापान, यूके और स्पेन में भी लेके आए। मगर जो भी कार्ड जैसे पूरी दुनिया में आया, बैंक अमेरिका कार्ड जो था वो बड़ा और बड़ा बनता गया बैंक ऑफ अमेरिका का पार्ट। बैंक अमेरिका कार्ड जो था अब वो बैंक ऑफ अमेरिका का कार्ड नहीं था, मगर एक काफ़ी पॉपुलर कार्ड था जो कि बैंक ऑफ अमेरिका ने खरीद रखा था। दूसरे शब्दों में बैंक अमेरिका कार्ड जो था वो इंडिपेंडेंट बिजनेस बनना था, जो कि बैंक ऑफ अमेरिका पे रिलाई नहीं करता था, और बैंक ऑफ अमेरिका जो था वो काफ़ी ज़्यादा रीच से बाहर था बैंक अमेरिका कार्ड के। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि इस दुनिया में हर कोई अमेरिका का फ़ैन नहीं है, और ज़्यादातर की कोल्ड वॉर के दौरान या फिर इन्फ्लेशन क्राइसिस के दौरान 1970s में बहुत सारे इंटरनेशनल कंज्यूमर्स ने कार्ड लेने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि बैंक ऑफ अमेरिका इसमें एसोसिएटेड था। अगर बैंक का नाम चेस या वेल्स फार्गो होता तो शायद आसान होता इंटरनेशनल कंज्यूमर्स लेना, मगर क्योंकि उनका नाम जो था बैंक ऑफ अमेरिका था, तो इसकी वजह से अब हालांकि बैंक ऑफ अमेरिका जो है वो सेंट्रल या नेशनल बैंक नहीं है जैसे कि बैंक ऑफ कनाडा या स्विस नेशनल बैंक हो गया, मगर नाम जो है ऐसी इमेज बना देता है। इन चीज़ों के साथ ही बैंक अमेरिका कार्ड्स की जो डीलिंग थी काफ़ी ज़्यादा मैसी बन चुकी थी, क्योंकि बैंक अमेरिका कार्ड जो था काफ़ी सारी डील्स बहुत सारे बैंक्स के साथ पूरी दुनिया में साइन करी थी। उन्होंने एग्री किया अलग अलग ट्रांजैक्शन फीस, अलग अलग लाइसेंसिंग फीस, अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, जिसकी वजह से सिस्टम जो है काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड बन गया और डिफ़िकल्ट बन गया मैनेज करने के लिए। इसलिए 1917 में डी हॉक जो चेयरमैन थे बैंक अमेरिका कार्ड की कम्युनिटी के, उन्होंने आइडिया दिया कि उन्हें बैंक अमेरिका कार्ड को खुद की कंपनी बना देनी चाहिए। बैंक ऑफ अमेरिका ने एग्री कर लिया और नई कंपनी बनाई एनबीआई या फिर नेशनल बैंक अमेरिका कार्ड इंक, जो कि डोमेस्टिक रिलेशंस के डी हॉक जो थे सीईओ बने थे। मगर बैंक ऑफ अमेरिका ने रिटेन किया राइट टू कंटिन्यू यूजिंग बैंक अमेरिका कार्ड्स आउटसाइड ऑफ यूएस। इसका मतलब ये है कि उन्होंने नई पार्टनरशिप्स करी, और ये ज़्यादा समय नहीं लगा उनको मैसिव मैस बनने में दोबारा से, क्योंकि 1972 में इंटरनेशनल पार्टनर्स वापस से फ्रस्ट्रेट होने लगे बैंक ऑफ अमेरिका से और बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन प्रोसेस की मांग करने लगे। इसलिए बैंक ऑफ अमेरिका ने डी हॉक से दोबारा मदद मांगी। इसी की वजह से उन्होंने एक और डील करी, इसमें उन्होंने कंपनी को IBNCO या फिर इंटरनेशनल बैंक कार्ड कंपनी फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस रखा। नया सिस्टम जो था IBAN और NBI का वो काफ़ी इफेक्टिव था, मगर 1976 तक कंपनी जो एक कंक्लूजन पे आई कि वो कोई भी रीज़न नहीं है अलग अलग एंटिटीज़ बन के ऑपरेट करने का। इसलिए 1976 ने दोनों कंपनीज मर्ज हो गए और एक ऐसी कंपनी बनी जिसे हम आज वीज़ा के नाम से जानते हैं।
अब क्योंकि फालतू की चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, इसकी वजह से वीज़ा जो था इम्प्रूविंग करने में सर्विस पे फोकस कर सकता था। इसकी वजह से सपोर्टिंग ज़्यादा करेंसी करने लगे वो, और साथ ही साथ कैश विड्रॉल्स 24 घंटे करने लगे, साथ ही साथ डेबिट कार्ड लॉन्च करना और बाकी सारी चीज़ें करने लगे। मगर सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए ये था कि क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड किस तरह से कम कर सके वो। मगर दुख की बात ये थी कि वो टेक्नोलॉजी जब तक एडवांस नहीं हुई तब तक नहीं कर पाए। मगर वीज़ा ने फ्रॉड प्रोटेक्शन सर्विस को जल्दी से लॉन्च कर दिया 1993 में, जब उन्होंने न्यूरल नेटवर्क टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से फ्रॉडलेंट पेमेंट्स को वो आइडेंटिफाई कर सके। मगर जो सबसे बड़ा स्टेप था फ्रॉड का, वो 2004 तक नहीं आया, जब तक उन्होंने एडवांस ऑथराइजेशन को इंट्रोड्यूस किया। एडवांस ऑथराइजेशन जो था वो मशीन लर्निंग और रिस्क मैनेजमेंट टूल को एक ऐसा बनाता था जिसकी वजह से रिस्क असाइन हो जाता था स्कोर में, जो हर वीज़ा ट्रांजेक्शन में होती थी रियल टाइम में। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप ग्रोसरी शॉपिंग में जाओ हर फ्राइडे और एक हफ्ते सिर्फ आप वेडनेसडे को जाओ, तो जो पेमेंट थी वो हायर रिस्क स्कोर में आ जाती थी। इसी तरह से अगर आप ऑस्टिन में रहते हो मगर आप वेकेशन में जाते हो न्यूयॉर्क में और वहाँ पे कुछ खरीदते हो, तो ट्रांजैक्शन जो है वो हायर रिस्क स्कोर में आ जाती है। और हालांकि ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव था और काफ़ी ज़्यादा कंज्यूमर फ्रेंडली फ्रॉड पॉलिसीज़ को लेके आया। क्रिटिक्स ने एक कहा कि जो सिस्टम था वो गलत है, क्योंकि ये सारी चीज़ों को चेक करने के लिए वीज़ा को आपकी परचेजिंग हैबिट्स और ट्रैवल लाइफ को काफ़ी अच्छे से समझना होता। इन चीज़ों के साथ ही वीज़ा की ग्रोथ कभी भी कम नहीं हुई, क्योंकि कंज्यूमर स्पेंडिंग भी बढ़ती जाती है हर साल। 1997 में वीज़ा ने 1 ट्रिलियन की एनुअल पेमेंट वॉल्यूम को लिया था और जस्ट 10 सालों में ये क्वाड्रुपल हो गई 4.4 ट्रिलियन डॉलर्स तक। इसलिए 2008 में वीज़ा ने पब्लिक गए और उसी साल ही उन्होंने 1100% का स्टॉक ऊपर गया, इसके वजह से 13वीं सबसे बड़ी कंपनी बनी दुनिया में, जिसकी वैल्यूएशन थी 438 बिलियन डॉलर्स की। और जब आप क्रेडिट कार्ड के मार्केट को कंट्रोल करते हो और 51% नेट मार्जिन है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग बात नहीं होती। कि आपके पास वीज़ा पावर्ड क्रेडिट कार्ड है, कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आप क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड्स का काफ़ी अच्छे से फ़ायदा उठाते हो। तो हमारे चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और हमारे इंटरनेशनल चैनल्स को भी चेकआउट कीजिएगा हमारी वीडियो दूसरी लैंग्वेज में देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए देखते रहिएगा लॉजिकली आंसर्ड।